जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए 25 दिन 25 मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और नया मॉक टेस्ट सेट नंबर 5 है। 4 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देखिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा अर्थात मोटो क्या है जो प्रत्येक पुलिसकर्मी के कर्तव्य को दर्शाता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो अर्थात ध्येय वाक्य हमको बताना है। सही जवाब क्या होगा? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, मैं आप बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर, तो सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सिग्नेचर बिल्डिंग, और ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ा प्रशासनिक पद कौन सा है, तो वो है आपका डीजीपी। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पद है वो डीजीपी होता है, आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कहा गया भारत के तटीय और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किस बल के पास होती है जो भारतीय नौसेना के साथ समन्वय करता है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत की तटीय जो रेखा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? आपके ऑप्शन है बीएसएफ, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सही जवाब क्या होगा? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भारत के तटीय और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। यहाँ लिखा गया आपका बीएसएफ जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करती है, तो ये जरूर याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। एनएसजी के बारे में कहा जाता है, इसको ब्लैक कैट बोलते हैं। ब्लैक कैट विशेष ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए बनाई गई है एनएसजी, और इसको ब्लैक कैट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आतंकवाद और हवाला लेन देन क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ईडी, प्रवर्तन निदेशालय भारत में वित्तीय आतंकवाद और हवाला लेन देन की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सीबीआई कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो पेंशन, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, आप याद रखना, पेंशन, कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन ए ईडी करती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जब कोई साइबर अपराधी आपकी पहचान छिपाकर वित्तीय लाभ के लिए किसी बैंक या नामी कंपनी या फर्जी ईमेल भेजकर आपका पासवर्ड चुराता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे आपका फिशिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फिशिंग कहा जाता है। ईमेल के द्वारा किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी चुराना उसको फिशिंग बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। सलामी अटैक क्या होता है? दोस्तों सलामी अटैक क्या होता है कि किसी के बैंक अकाउंट से बिना बताए कम अमाउंट जैसे 50 पैसे या 1 रुपया ये चोरी कर लेना, ठीक है, वो उसको सलामी अटैक बोलते हैं। क्लियर, आप याद रखना, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पासवर्ड चुराना, इसलिए फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसकी निगरानी करना, पीछा करना या उसे मानसिक रूप से परेशान करना साइबर कानून में क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या बोलेंगे इसको? तो साइबर कानून में इसको कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं भारत में साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और भारत का जो गृह मंत्रालय है ना, वो लोगों को साइबर अपराध के प्रति सचेत करने के लिए एक ट्विटर हैंडल भी चलाता है, इसका नाम है साइबर दोस्त। साइबर दोस्त गृह मंत्रालय का है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट में तीव्र प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर के पास कौन सा दर्पण होता है? जो बसों के ड्राइवर होते हैं या कार का जो ड्राइवर होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि। और ये कहाँ पर होती है? ये हमारे मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के आधार में होती है। तो ये जरूर याद रखना, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, आप याद रखना, पूछा जा सकता है। क्या आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताइएगा पीनियल। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल होती है और पीनियल भी ब्रेन में होती है, तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राहुला और ख्याल लोक नृत्य मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं? तो राहुला और ख्याल डांस ये यूपी के डांस हैं, कहाँ होते हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र में राहुला और ख्याल लोक नृत्य आयोजित किया जाता है, बुंदेलखंड। क्लियर, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। क्लियर दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ लिखा गया अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का एक डांस बता देता हूँ, जोगनी। तो जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में किया जाता है रामनवमी पर, तो ये जरूर याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू मतलब जो 2 बैलों को बस में करने का खेल है, जो बैलों को बस में करने का खेल है, मुख्य रूप से किस राज्य के पोंगल त्यौहार से जुड़ा है? जब भी हम पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो जल्लीकट्टू एक खेल है कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के 2 त्यौहार और आप याद रखना, एक तो थाईपूसम, थाईपूसम भगवान मुरुगन को समर्पित है थाईपूसम, और एक है आपका चिथिरई, चिथिरई। ठीक है, चिथिरई महोत्सव, ये भगवान अलगार की जयंती होती है, जयंती नहीं उनकी शोभा यात्रा होती है। तो चिथिरई और थाईपूसम ये दोनों ही तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल आप याद रख सकते हैं, पुथांडु आप याद रखिएगा, तमिलनाडु का नववर्ष होता है पुथांडु, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तमिलनाडु का एक डांस भी है करगट्टम, तो करगट्टम डांस कहाँ का है? तो तमिलनाडु का डांस है करगट्टम। एक कुम्मी बहुत आता है, तालियों की धुन पर किया जाता है कुम्मी डांस, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, असम के बिहू त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला बिहू लोक नृत्य वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो बिहू जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, रोंगाली, भोंगाली और काती। तो 3 प्रकार का बिहू होता है, तो ये 3 बार होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 3 बार बिहू आयोजित किया जाता है एक वर्ष में। असम का एक डांस मैं बताता हूँ, बुगरुम्बा, बुगरुम्बा लोक नृत्य, और इसको तितली डांस भी कहा जाता है। ठीक है, बुगरुम्बा, ये आप याद रखना। भोर ताल बहुत आता है आपके एग्जाम में, भोर ताल डांस कहाँ का है? तो असम का है। ठीक है, तबल चोंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, तबल चोंगली, तो ये भी आप याद रखना, ये भी असम का डांस है। खेल गोपाल बहुत आता है, खेल गोपाल, कली गोपाल, तो ये गोपाल वाले जो होते हैं असम के डांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और असम का ना एक त्यौहार बड़ा फेमस त्यौहार है अम्बुबाची मेला, तो अम्बुबाची मेला आप याद रखना, ये आपका गुवाहाटी में लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर में। हमसे पूछा गया था बिहू त्यौहार एक वर्ष में कितनी बार होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्रिकेट के खेल में जब कोई गेंदबाज बिना कोई रन दिए ओवर समाप्त करता है तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। बंकर और चुक्कर किस खेल की शब्दावली हैं? तो बंकर और चुक्कर किस खेल में होते हैं? गोल्फ और पोलो। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गोल्फ और पोलो से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बैडमिंटन। क्या आपको पता है कि बैडमिंटन के लिए 2 ट्रॉफी या कप कौन से हैं? तो आप याद रखना, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप। उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, फीमेल के लिए, और थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है। और ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन के लिए होते हैं। टेनिस के लिए आप जानते हैं डेविस कप, तो डेविस कप का संबंध ये टेनिस से होता है। क्लियर है, आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, वर्ष 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देशों द्वारा की जा रही है? तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑप्शन बी। दोस्तों क्या आपको पता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, और ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बाई एरिया, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है, और ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्लियर, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, आपका आंसर है ऑप्शन ए, आपका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पता है? पलाश है। पेड़ अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, वो है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा। ठीक है, स्वैम्प डियर इसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया,
भारत का प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो रामनगर और नैनीताल जिले में है, और ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये 1936 में स्थापित हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर, तो ये भी आप याद रखना, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में और कौन सा है? तो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, आपसे पूछ सकता है। गोविंद विहार है यहाँ पे, है ना, कई सारे हैं। राजा जी है आपका, जिम कॉर्बेट है, तो ये सब आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस लुप्त प्राय जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और अगर आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को मनाया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है, किसकी जयंती? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का था, जिसने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। ऐसी आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में जो सर्वप्रमुख भूमिका थी वो थी सरदार पटेल की, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को किसकी खोज की याद में मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को। और क्यों होता है? क्योंकि 28 फरवरी 1930 में डॉक्टर सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है, स्पेस डे होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल होता है 5 जून को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं बता दूं, सबसे पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी केन्या। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में आज़ादी के बाद पहली बार किस वर्ष बड़े नोटों 1000, 5000 और 10,000 का विमुद्रीकरण किया गया था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली नोटबंदी जो हुई वो 1000, 5000 और 10,000 के नोटों के लेके हुई थी, और ये 1978 में हुई थी। उस समय PM कौन थे हमारे? तो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, और कौन सी पार्टी के नेता हैं? ये जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार, ये आप जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गई ऐतिहासिक नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में जो नोटबंदी हुई वो RBI के गवर्नर कौन थे? वो थे उर्जित पटेल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, RBI अधिनियम RBI एक्ट 1934 की धारा सेक्शन है आपका 26(2) के तहत नोटबंदी की जाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा। RBI अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत नोटबंदी का प्रावधान किया गया है। क्लियर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का जिला पूछा है, कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर भारत का, यहाँ पे अगर हम सही शब्द लिखें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर होगा। ठीक है, कानपुर कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और गंगा को प्रदूषित करने में कानपुर का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया वाराणसी। अगर क्वेश्चन आए भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी कहा गया भारत की। क्लियर, पीतल नगरी, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ठीक है, मुरादाबाद, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पत्रकारिता और जर्नलिज्म, मतलब साहित्य। ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। क्लियर, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक अवार्ड होता है कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है दोस्तों? तो कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है?
कितने पुलिस जोन है उत्तर प्रदेश में? तो 18 पुलिस जोन है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश चारों ओर से पूरी तरह से भू आबद्ध है अर्थात लैंड लॉक्ड है? ये और इसे ड्रिकयुल भी कहा जाता है। तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रिकयुल किस देश का निकनेम है, उपनाम है? तो भूटान को ड्रिकयुल कहा जाता है, ड्रिकयुल। और भूटान का एक नाम और भी है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, भूटान का ही नाम है थंडर ड्रैगन। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, भूटान की राजधानी क्या थिम्पू है और भूटान की मुद्रा को गुलट्रम कहा जाता है, गुलट्रम। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका भारत का कौन सा पड़ोसी देश चारों ओर से भू आबद्ध है? तो वो है, और ड्रिकयुल किसका नाम है? भूटान का नाम है। क्लियर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, इस देश की मुद्रा का नाम क्या है? वियतनाम की राजधानी तो हनोई है, देश की मुद्रा का नाम है डोंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, डोंग। रिंगिट की बात करूँ तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोंग वियतनाम की मुद्रा का नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर पड़ा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, उसमें से एक क्लासिकल डांस ऐसा है जिसका नाम आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा गांव है? वो है कुचिपुड़ी गांव, और कुचिपुड़ी गांव कृष्णा जिले में आता है, कृष्णा जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और कुचिपुड़ी डांस ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या लड़ो उड़ो फाइट और फ्लाइट ग्रंथि कहा जाता है, जो तनाव के समय सक्रिय रहती है? तो आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं? वो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष और किस तिथि को स्वीकार किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? कहने का मतलब है कि यूएनओ ने सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? सही आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। क्लियर, आप याद रखिएगा। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये आप याद रखना। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ये यूएनओ के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, तो जो चार्ट तैयार हुआ था, उस चार्ट में कितनी धाराएं थी? तो वो अनुच्छेद, वो थे आपके 30 अनुच्छेद। तो ये जरूर याद हो, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसका विकास हिंदू पौराणिक कथाओं मोहिनी के रूप पर आधारित है? तो मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी के रूप की कहानी बताता है, वो केरल का डांस है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, केरल। केरल का एक डांस हो रहा है, वो है आपका कथकली। तो कथकली डांस ये केरल का है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कथकली, कली वाले जितने डांस होते हैं वो केरल के होते हैं, जैसे कथकली हो गया, मरगम कली हो गया, पुली कली हो गया, कैकोटिट कली हो गया, है ना, थपिट्टू कली हो गया। कली वाले जितने डांस होंगे सारे केरल के होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, अच्छा क्या आपको पता है केरल का नया साल क्या कहलाता है? विशु। केरल का नया साल विशु कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर 108 जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं, कौन सा है? तो कौन सा नृत्य है? वो है आपका चरकुला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, चरकुला डांस। और ये मेनली ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र। ठीक है, वृंदावन, मथुरा, ये जो क्षेत्र है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, चरकुला डांस। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो सपेरा नृत्य कौन सा है? आपका कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया डांस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। राजस्थान का एक डांस और आप याद है, सुई सिनी। सुई सिनी डांस ये भी राजस्थान का डांस है। 2 प्रश्न और करते हैं आज की क्लास को। क्या कहा गया? कश्मीरी महिलाओं द्वारा ईद और बसंत ऋतु के आगमन पर आमने सामने पंक्तियों में खड़े होकर किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वो है आपका रऊफ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, रऊफ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? बैसाखी का त्यौहार उत्तर भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से फसल कटाई और सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बैसाखी कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन सी पंजाब का त्यौहार है, सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब के मैं 2 डांस बता देता हूँ। एक तो पंजाब का डांस आप याद रखिएगा, गिद्दा।
गिद्दा महिलाएं करती हैं, और एक है भांगड़ा। भांगड़ा। एक किकली बहुत आता है आपके एग्जाम में, किकली कहाँ का डांस है, तो ये भी पंजाब का डांस है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शादियों और शुभ अवसरों पर पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है छोलिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, छोलिया। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 35 प्रश्नों का अभ्यास मैंने कराया, और जो प्रश्न होंगे वो अगली क्लास में मैं इनको अपलोड करूँगा। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।